लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायती समिति संपादित करती है? तो उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य। प्रश्न नंबर 1 का व्याख्या। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य और प्रदत्त कार्य तीनों प्रकार के कार्य करती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है बी, मद्रास में। मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1688 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। तो स्थानीय शासन के विषय में उत्तर सी है, यानी ए मुकामी बोर्ड, डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी 73वां संविधान संशोधन, बी थुंगन समिति सिफारिश और डी बी है 73वां संविधान संशोधन। भारत में स्थानीय शासन का सही क्रम है मुकामी बोर्ड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और थुंगन समिति की सिफारिश और 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 4 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका का गठन होगा, जिसकी आबादी हो सकती है तो 20,000 तथा 3 लाख के बीच। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1952 के अनुसार सभी राज्यों ने अपने नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए। इस प्रकार नगरपालिका को वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। नए अधिनियम के अनुसार नगरीय क्षेत्र की इकाइयों को गठन का आधार है नगर पंचायत, नगरपालिका समिति 10 से 20,000 तक जनसंख्या और नगर पालिका परिषद 20,000 से 3 लाख जनसंख्या, नगर निगम 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या। तो नगर पंचायत यानी नगर पालिका, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। प्रश्न नंबर 5 है, नगर निगम की स्थापना की जाती है? तो उत्तर है बी, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा। नगर निगम नगरीय शासन की उच्चतम इकाई है। दिल्ली को छोड़कर सभी नगर निगम राज्य विधायिका द्वारा पारित एवं विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के अधीन है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से किया? तो उत्तर है डी, दोनों, भूदान और ग्रामदान। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमल्ली ग्राम में शुरू किया गया। जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे तथा भूदान एवं ग्रामदान का विचार उन्होंने विनोबा भावे से ही प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? उत्तर है बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में भारत के आधुनिक स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रांतीय सरकारों की आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय स्वशासन को सुपुर्द किया जा सके। प्रश्न नंबर 8 है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं? तो उत्तर है बी, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 एवं भाग 9 तथा भाग 9 का में किया गया है। एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो उत्तर है ए, राजस्थान। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957
ने की। समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य है। प्रश्न नंबर 10 है, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्तर है डी, पंचायती राज से। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो उत्तर है ए सी 1959 में। प्रश्न नंबर 12 है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया। तो उत्तर सी, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई? तो उत्तर है डी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में। प्रश्न नंबर 14 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? तो उत्तर है डी, 1959 वर्ष में किया गया। प्रश्न नंबर है 15, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की? तो उत्तर है सी, 1957 में। प्रश्न नंबर 16 है, बलवंत राय मेहता, तो मिलान करना है किसने? 1956 में अशोक मेहता। तो इसका मिलान है बलवंत राय मेहता 1956 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 और एम.ए. सिंघवी समिति 1986। प्रश्न नंबर 17 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा बलवंत राय मेहता, दूसरे पे आएगा अशोक मेहता, तीसरे पे आएगा थुंगन समिति, चौथे पाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है डी, दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी पीछे थुंगन समिति, एल सिंघवी समिति और सादिक अली समिति, ये सब है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है ए, बोहरा समिति। बोहरा समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों को के गठन की जांच की व रिपोर्ट से संबंधित है, जबकि शेष तीनों विकल्प पंचायती राज से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 21 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है? तो उत्तर है ए, पंचायती राज की स्थापना वर्ष 1952 में, प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1956 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी तथा पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया था। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985 और एल.एन. सिंघवी समिति 1986। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया। प्रश्न नंबर 22 से भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है? तो उत्तर है पंचायती राज की व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है? उत्तर सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 24 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? उत्तर है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान विभाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों में ग्राम पंचायतों के गठन करके अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों के ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? तो उत्तर है सी, 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया? उत्तर है बी,
यानी 90वें भाग में हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 27 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर ए 243 संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 तक ग्राम पंचायत संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, पंचायती व्यवस्था का सर्वाधिक महत्व अंग है? तो उत्तर है डी ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। पंचायत व्यवस्था का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं का एक ग्राम स्तरीय सभा है। प्रश्न नंबर 29 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है बी राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने की आधिकारिक राज्यों की है। प्रश्न नंबर 30 है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदान सूचनाओं की तैयारी कराने का कार्य है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है भारतीय संविधान पंचायती राज से है। उत्तर सी सही है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों के विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या है? तो उत्तर है बी 29। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान के 11 परिशिष्ट शामिल है? तो उत्तर है पंचायती राज से। प्रश्न नंबर 34 है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है? तो उत्तर है बी तृणमूल लोकतंत्र का। तृणमूल लोकतंत्र का अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ही पंचायती राज कहा जाता है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले आना। प्रश्न नंबर 35, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो उत्तर है ए लोकतंत्र का। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्रात्मक सरकार का सुचा अधिकार जनता में निहित होता है और ये जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित की जाती है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। प्रश्न नंबर 36 है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है? तो उत्तर है सी चुना हुआ मेयर। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर होता है। नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है तथा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, परंतु वह कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता। नगरपालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है और उसकी जनसंख्या की भी अंकित होती है। एक नगर निगम नगरपालिका
में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है व उसके ऊपर नगर परिषद या नगरपालिका परिषद का नियंत्रण होता है। प्रायः नगरपालिका अध्यक्ष एक ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। एक नगरपालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलकर बनती है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो तो यह नगर निगम बन जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? उत्तर है सी, बिक्री। नगर निगम की आय के स्रोत हैं जल कर, गृह कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, वाहन कर तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान। बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर राज्य द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्तियों को व्यवहार में लाने में असमर्थ नहीं है? तो उत्तर है बी, विकास अधिकारी। विकास अधिकारी निगम की शक्तियों को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आम परिषद, नगरपालिका आयुक्त तथा स्थायी परिषद निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में असमर्थ हैं, व्यवहार में लाने में समर्थ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में नगरपालिका के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता एवं निरर्हताएँ, नगर पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध किए गए हैं। इस संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है जिस पर नगरपालिका के विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संशोधन द्वारा नगरों में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना का एक घटक नहीं है? तो उत्तर है बी, प्रखंड, ग्राम, जिला, क्षेत्र है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, जबकि प्रखंड इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 243 का यह उल्लेखित करता ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करे। अनुच्छेद 243 का उपबंधित करता है प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 का अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में आरक्षण। अनुच्छेद 243 ङ पंचायतों की अवधि। 243 चा पंचायत सदस्यों हेतु निर्वाचन। अनुच्छेद 243 6 पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध करता है। प्रश्न नंबर 40, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तर है डी, 2 वर्ष बाद। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग अर्थात 20% मतदाताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक आवेदन पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जाता है। जिला पंचायत राज अधिकारी 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की एक विशेष बैठक का आयोजन करते हैं जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी स्वयं करते हैं। इस बैठक में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पंचायत सरपंच को हटाया जा सकता है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में पुनः इस दिन से अगले वर्ष 1 वर्ष की अवधि तक सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपंच के कार्यकाल के अंतिम 6 माह की अवधि में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रश्न नंबर 41 है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? तो उत्तर है सी, कृषकों के वित्त देना। संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का संबंधित प्रावधान करता है। 11वीं अनुसूची में
ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, समूची और बाल कल्याण की कृषि उत्पादन आदि हेतु ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है, जबकि कृषकों के वित्त देना इसकी अनुसूची में वर्णित नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। प्रश्न नंबर 43, पंचायत राज सम्मिलित है, तो उत्तर है बी। राज्य सूची में पंचायतों के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य को है। भाग 9 संविधान के 73वें और भाग 9 का संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। भारत में भाग 9 में संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भाग 9 का द्वारा 18 अनुच्छेद और एक अनुसूची 12वीं जोड़ी गई है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा होने की सिफारिश की है, तो उत्तर है डी। MLA सिंघवी समिति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा की गई। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायती चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, तो उत्तर है सी। अशोक मेहता समिति द्वारा वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय की प्रस्तुत की गई। इसमें जनपद पर स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों में समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। प्रश्न नंबर 46 है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? उत्तर है सी, नगर निगम की। अनुच्छेद 149 के अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 2 प्रमुख कर्तव्य है। अकाउंटेंट के रूप में वह भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली सभी रकमों पर नियंत्रण रखता है। ऑडिट के रूप में वह संघ और राज्यों के सभी खर्चों का लेखा जोखा परीक्षा करता है। इसके सरकारी उपक्रमों का आय व्यय की लेखा परीक्षा भी शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 148 में 151 तक के भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसे इसके पद के केवल उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार संघ लेखा संबंधी नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, जो उसे संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार किसी राज्य में लेखा से संबंधित अभिलेखों परीक्षणों के प्रतिवेदन को राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा, जो उसके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या है, तो उत्तर है ए 18। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची यानी 243 में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो उत्तर है बी अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगी और उसके ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसारित कुछ नीति तत्व संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बंद करता है। प्रश्न नंबर 49 ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाली व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था? उत्तर है सी पुनर्वास वित्त निगम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित पहला निगम पुनर्वास एवं वित्त निगम था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विकल्पों के लिए जीवन बीमा निगम का स्थापना 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 में, इंडियन इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में हुआ था। प्रश्न नंबर 51 सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए? तो उत्तर है सी कृषकों के वित्त देना। प्रश्न नंबर 52 बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की? तो उत्तर है सी 1957 को। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, GL के राव समिति 1985 और रेलवे सिंघवी समिति 1986। प्रश्न नंबर 54 भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? तो उत्तर है ये राजस्थान में। प्रश्न नंबर 55 पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। प्रश्न नंबर 56 राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है? तो उत्तर है सी राज्य की वित्त आयोग।